दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर है सेकंड, जिसका टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य। अर्थात कैसे नए राजा थे और वो अपने राज्य में कैसी शासन व्यवस्था रखते थे, कौन-कौन सी सुविधाएं देते थे प्रजा को, अपने सैनिकों को, किस तरीके से उनकी युद्ध की रणनीतियां होती थी, इन सब पर चर्चा दोस्तों हम लोग करेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन और दोस्तों एसएससी, सीजीएल, आरओ एंड एआरओ, केंद्रीय विद्यालय में टीएसटी, पीएचटी, पीआरटी सभी के लिए दोस्तों, और डी ट्रिपल एसबी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए सुनिए दोस्तों, क्या है 4 लाइनें। जीत उसी को मिलेगी, जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है। फिर जमाना कुछ भी कहे, फिर जमाना कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। तो आइए एक बार रिव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। शताब्दी सदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से उस समय निकल कर आए थे। ये देखिए इंडिया का मैप भी दिया गया है, इसमें कौन कौन से उस समय राजा हुआ करते थे, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चहमान और बहुत सारे हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट बात है कि जो नए राजवंश हैं इनका उदय कैसे हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर राज्यों में प्रशासन किस तरीके से रहा, और 400 कर, टैक्स वगैरह के बारे में भी हम लोग जानकारी से पढ़ेंगे। यह शब्द कैसे निकला, किस अवलेखों से प्राप्त हुआ, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। देखिए प्रशस्तियां ऐसी मीन्स पत्र होते हैं, ऐसे पांडुलिपियां होती हैं जिनमें राजाओं के बारे में विधिवत जानकारी होती। भूमि अनुदान, उस समय भूमि का दान करने का बड़ा प्रचलन हुआ था, होता था। तो ये सब चीज़ें हैं। नागभट्ट की उपलब्धि भी हम लोग पढ़ेंगे और दोस्तों समझेंगे। ये देखिए कुछ पांडुलिपियों के चित्र भी आप लोग देख पा रहे होंगे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से पढ़ेंगे, वह स्टोरी है तमिलनाडु की। आगे धन के लिए युद्ध, बिल्कुल दोस्तों धन के लिए युद्ध होता था, सम्मान के लिए युद्ध होता था। इस तरीके की बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। चोल राज्य, नजदीक से एक नजर देखिए, चोल जो राज्य है वह दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य रहा है। जब तक चोल पांड्य ये लोग रहे हैं, कोई उत्तर के किसी शासन ने इन पर राज नहीं कर पाया, मतलब किसी तरीके से जीत नहीं पाया इन लोगों को। उदयपुर से तंजावुर तक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में भी पढ़ेंगे। इनसे भी विभिन्न प्रकार, देखो आप एक बात समझते हो कि सबसे बेहतरीन मंदिर अगर देखा जाए, विभिन्न प्रकार की डिजाइन, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर दिखाए जाते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के वीडियो, विभिन्न प्रकार की मूवीज में देखा होगा, ना देखा हो तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ये काफी पुराने मंदिर भी होते हैं। और कृषि और सिंचाई से संबंधित कुछ जानकारियां भी मिली हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए कुछ पुरानी चीजें, साम्राज्य पर, साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था, इसके बारे में भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलनी। भूमि के प्रकार इत्यादि चीजें, अभिलेख और लिखित सामग्री, ये सब चीजें दोस्तों हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो अब वक्त आ गया है, आइए शुरू से अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग से लाते हैं। देखते हैं नए राजा और उनके राज्य। शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। हम लोग बात कर रहे हैं 7वीं शताब्दी, उसके बाद अर्थात 8वीं शताब्दी आ गई थी। फिर विभिन्न प्रकार के राजाओं की मीन्स क्या थे, राजवंश थे, वो उभर कर सामने आए। अब इनमें में से एक चित्र आप देख सकते हैं, मानचित्र 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजा। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में देखिए, जैसे इंद्रप्रस्थ, चाहमान, कन्नौज, गुर्जर, प्रतिहार, प्रयाग, बनारस, चंदेल, परमार, तो चोहोल, देखो चाहमान चौहानों को ही कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप देख पा रहे होंगे। देखिए चोल, चेर, पांड्य, ये दक्षिण के ऐसे रहे हैं जो मतलब अपने आप में काफी शक्तिशाली रहे हैं और इनको जल्दी कोई जीत नहीं पाया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। राष्ट्रकूट, मालखेत, मानखेत जिसको कहते हैं,
पहाड़पुर, ये देखिए विभिन्न प्रकार की जगह दोस्तों इसमें दी गई हैं। और ये जो आप सीमा देख रहे हैं रेड रेड सी बनी हुई है, दिखा देते हैं आपको। ये रही डियर स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ से सीमा परिवर्तित हो गई। जैसे अनरटा, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, प्रयाग, बनारस, कन्नौज, चामान, तो ये एक ही जगह थे। अब पहाड़पुर पाल ये अलग थे, राष्ट्रकूट, मालखेत ये अलग थे, ठीक है। और इसके अलावा चेर, चोल, पांड ये भी अपने अलग थे। नए राजवंशों का उदय। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि समय परिवर्तित होता जाता है और नए राजवंश उभर कर सामने आने लगते हैं। हजारों साल पहले की हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी ऐसे लोग होते थे जिनके पास बहुत अधिक भूमि हुआ करती थी और युद्ध सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। युद्ध सरदार वो जो युद्ध छोटे मोटे किया करते थे, और उन्होंने अपना एक समूह बना रखा था कि हम लोग 50 या 100 लोग इस ग्रुप में रहेंगे। और उसका जो मेन होता था व्यक्ति, वो शक्तिशाली भी होता था और युद्ध की विभिन्न प्रकार की रणनीतियां भी जानता था। अर्थात वह सबसे बेहतर होता तो वही सरदार हुआ करता था। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महातत या सामंत के रूप में मानता देते थे। युद्ध सरदार को क्या बनाया जाता था? वहां का सेनापति बनाते थे, सामंत बनाते थे, इस तरीके से उसे रखते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हजारी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी अपने आप को ये लोग समझने लगते थे दोस्तों, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे और कभी कभी दोस्तों वहां पर कब्जा भी कर लेते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। देखो, दक्कन में किसका? राष्ट्रकूटों का। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। चालुक्य राजा के यहाँ क्या करते थे? ये उसके अधीन थे, उन्हीं की सारी बातें माना करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक स्वामी के अधीनता से इनकार कर दिया। प्रधान कौन था? दंती दुर्ग ने अपने चालुक स्वामी की अधीनता को मना कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ शाब्दिक अर्थ होता सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत प्राप्त कर लेते। अर्थात जब इन्होंने देखो उसको हराया, फिर ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया, तो एक बात वहां से क्लियर हो गया, किसी भी जात धर्म समुदाय के हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी हो, ब्राह्मण, बट अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप क्षत्रिय बन सकते हैं और युद्ध करके उस राज्य पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। ये देखिए एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये गुफा का चित्र है। देखिए एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, अर्थात राष्ट्रकूट जिस समय शासन में था उन्होंने इस तरीके की ये कृतियां बनवाई थी। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का भी प्रयोग किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर, शर्मन, देखो इनके नाम याद रखो आप, ठीक है? क्या नाम है? मयूर, शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक, राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक भी इन्होंने स्थापित किया था। तो कौन कौन थे? मयूर शर्मा थे, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये सब ब्राह्मण थे, बट इन्होंने अपना जो पेशा जन्मजात था उसको छोड़ा, युद्ध किया और अपने आप को स्थापित किया कर्नाटक और राजस्थान में। राज्यों में प्रशासन देखिए, इसमें क्या था, इस इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, देखो आप यहां पर एक शब्द समझो, बताते हैं क्या। महाराजाधिराज होता है जो राजाओं का राजा होता है, जिसके अधीन 10, 15 या 20 राजा, जितने राजा हो। त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। क्लियर दोस्तों?
देखिए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। हमेशा दोस्तों यही होता है, जो लोग उत्पादक होते हैं, किसी चीज का उत्पादन करें, या किसान, देखो उस समय क्या होता था, स्पेशली कृषि उत्पादित होती थी, ठीक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती थी, और इसके अलावा पशुपालक, कारीगरों से ही संसाधन सारे के सारे इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। अगर आपने 100 हिस्से बनाए, या ऐसे समझो आपने 4 हिस्से बनाए किसी चीज के, तो एक हिस्सा आपको राज्य में देना पड़ता था, बाकी 3 हिस्से आप रख सकते हैं। कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व मतलब होता था कर। अब देखेंगे 400 कर। ये तमिलनाडु से संबंधित एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए फटाफट इसको समझते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले वंश के अवलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी में आपको पैसा नहीं देना था या फसल नहीं देनी थी, बट इसके बदले काम करना होता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख दोस्तों मिलता है। लेकिन अब इन सब चीजों का आज के युग में कर है, टैक्स है, बट उसका रूप बदल गया है। आज जीएसटी सबसे जबरदस्त टैक्स हो गया है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन का उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती। बिल्कुल दोस्तों, आज भी लोग इसी तरीके से युद्ध, लड़ाई, दंगे करते हैं। उस समय राजा वगैरह करते थे, धन मिले, राज्य मिले, जमीन मिले, वहाँ के कारीगर मिले, वहाँ की प्रजा मिले, तो इस तरीके से उस दौरान युद्ध हुआ करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मान लो कोई सपोज दैट किसी गांव का मुखिया रामचंद्र है, उसके घर में, उसके गांव में लगभग 500 घर हैं, तो उससे कहा जाएगा इन 500 घरों से आप टैक्स वसूलो और राज्य तक पहुंचाओ, ठीक। और देखिए इसमें क्या होता था, जो प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही व्यक्ति को बनाया जाता था, और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। बिल्कुल दोस्तों, अब लोग पढ़ेंगे प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रशस्तियां ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की चर्चा हो, भूमि अनुदान जिसमें भूमि दान की जाती हो। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। अपने बारे में जबरदस्त लिखते थे कि मैं ऐसा था, इतने राज्यों पर राज किया है, 100 राज्य मेरे अंतर्गत आते हैं, 1 करोड़ की सेना थी। इस तरीके की इनकी बातें हुआ करती थी। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। आइए अब आगे देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियां। इसे भी देख लो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरेस्टिंग भी बहुत है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया, खूब दबा के चर्चा की है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में पढ़ा है दोस्तों। मैंने आपको बताया, अगर वीडियो ना मिले तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, यहीं पर सिंधिया निवास करते हैं, में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश, नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हुए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने वंग, बंगाल का हिस्सा, अनर्थ, गुजरात का हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी,
तुरुस्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजा राजाओं को परिचित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही उस समय के सारे धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान किया करवाया या करते थे। ये तामपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने को दिए जाते थे। जैसे आज आप देखते हो जमीन के कागज हो गए, घर के कागज हो गए, या अन्य किसी भी चीज के कागज हो गए, उसी तरीके से तामपत्रों पर उस समय लिख दिया जाता था कि फला फला ब्राह्मण है, इनको ये भूमि दी जाती है, इतने बीघा, इतने एकड़, इस तरीके से। अब देखो, ये तामपत्र है, ये संस्कृत में मिला है तमिल में। देखिए, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ तामपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, उन पर राष्ट्रीय मोहर लगी है। उन पर राष्ट्रीय मोहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। जैसे आज नहीं, तहसील वगैरह में होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको, तो उसी तरीके से। अब अपने पास टॉपिक है भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था उस समय। और देखो, स्पेशली हम लोग चोलों के बारे में, पांड्य के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशली फोकस करके ध्यान रखिएगा। ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। क्लियर। हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों की छत्ते और गहरी झीलें, जिसे भूमि मिलती हुई इससे कर वसूली कर सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, और तटबंधों का निर्माण। देखो, एक मुद्दे की बात समझो यहाँ पर आप लोग। होता क्या था दोस्तों, जैसे जमीन मिल गई, तो आपके पास मान लो वर्तमान में 10 बीघा, आप चाहे उसमें खेती करो, चाहे बंजर डालो, ठीक है, चाहे उसमें आप कबड्डी खेलो, ग्राउंड बनवाओ, कुछ भी करो, वो आपकी भूमि में। इस तरीके से उस समय भी हुआ करता था दोस्तों। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास था। आप एक ये बात यहाँ पर समझ रहे होंगे, मैक्सिमम जो अभिलेख मिलते थे, पांडुलिपियां मिलती थी या ताम्रपत्र मिलते थे, वो ज्यादातर संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। फिर एक कश्मीर के बारे में मिली है इंफॉर्मेशन। इसे कल्हड़ नामक रचनाकार ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हड़ नामक रचनाकार ने लिखी थी। और कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का भी इन्होंने प्रयोग किया। प्रशस्तियों के लेखों से यह भिन्न, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, अर्थात उनके कुछ ना कुछ टिप्पणी, कमेंट्स बाजी इस तरीके से लिखा करते थे। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। क्या था? असाधारण ग्रंथ था। अब हम लोग देखेंगे धन के लिए युद्ध। बिल्कुल दोस्तों, धन के लिए युद्ध आज भी प्रॉपर्टी के लिए लोग, परिवार में झगड़ा फसाद होता है। तो आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। देखिए, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अब आपको बताते हैं। देखिए, जो आप कन्नौज सुन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यहाँ से रामगंगा नदी निकली हुई है। तो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, अर्थात इतने लोगों ने इस पर शासन किया और युद्ध वगैरह भी चलता रहा। और आज आपको दोस्तों बताते हैं, जो कन्नौज फेमस है जिला, वह दोस्तों फेमस है इत्र के लिए। क्या? वहां पर सेंट बनाई जाती है, और एक काफी पुरानी चीजें, मतलब काफी पुराने समय से कन्नौज फेमस है। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में की। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक।
ठीक है दोस्तों, 3 इन्हीं को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में बताया गया। जैसा कि हम देखेंगे, प्रश्न अभी बताएंगे दोस्तों, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, आप एक समझो, आज भी दोस्तों मंदिरों में बहुत अधिक सोना चांदी चढ़ाया जाता है, बहुत अधिक पैसे लोग चढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के दान देते हैं। तो उस समय भी राजा क्या करते थे, अगर किसी राज्य पर हमें युद्ध करना है तो उस मंदिर को भी लूटना है। मंदिर से क्या बहुत अधिक उन्हें सोना चांदी मिलता होगा, उस समय की जो करेंसी चलती होगी वो उनको हासिल होती होगी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से प्रसिद्ध हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल पर हमला करता था और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। और इसने बहुत बहुत बुरी तरीके से इस मंदिर को उसने लूटा था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। समझो दोस्तों, इतना पैसा ये लोग भारत से लूट ले गए। कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, बट यार इतना लूटा गया है कि अब वो सोने की चिड़िया बची भी नहीं है, अब वो नॉर्मल चिड़िया बची है। देखिए, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। किसको? अल बरूनी को। किसने? सुल्तान महमूद ने। कहाँ का था? गजनी का। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद। अब समझो, जो अल बरूनी था, यह गजनी महमूद गजनी का कौन था? यह एक दार्शनिक था, विद्वान था। यह इसने लेखा जोखा तैयार किया किस भाषा में? अरबी भाषा में। उसकी किताब का नाम क्या है? किताब अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से क्या ली थी? परामर्श लिया था, एडवाइस लिया था कि कैसे वह लिखे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जिनको चौहान कहा जाता है, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों ने टक्कर लेनी पड़ी, अर्थात इनसे इनको युद्ध करना पड़ा। चाहवानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कौन सा? पृथ्वीराज तृतीय था, जिनका जीवन काल, जिनका क्या रहा? 1168 से 1192। जिन्होंने सुल्तान, देखिए यहां से पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते भी हैं। देखिए, चाहमानों का सबसे फेमस राजा पृथ्वीराज तृतीय, 1168 से 1192। इसने क्या किया था? सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों यह हार गया था। क्या हो गया था दोस्तों? यह हार गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल राज नजदीक से एक नजर। बिल्कुल दोस्तों, अब आपको हम इंडिया के मैप में दिखाते हैं चोल राज नजदीक से एक नजर। देखिए, देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से। देखिए, दक्षिण कलिंग है, काकतीती वेंगी है, चालुक विक्रमादित्य भी है, कल्याणी, कदम, बादामी, वनवासी, नोलाम वादी, चोल, गंगावादी, कोच्चि, उरैर, मदुरै, पोंडेर, तंजावुर, गंगाकोंड, चोलपुरम, ये सब परिवर्तनशील सीमाएं आपको दिख रही होंगी दोस्तों। लक्षद्वीप भी और नीचे श्रीलंका भी लटका हुआ है। तो हमने चोल को देखा था, तो चोल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चोल आपको कहाँ दिख रहा है? ये पूरी जो कलरफुल सीमा है, ये सब चोल की ही है। देखो, आपको दिखाते हैं, ये रहा चोल, ठीक है, ये देखो लिखा भी है चोल, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, उरैयूर से तंजावुर तक। देखिए, चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया
परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महातत्ते मतलब उनके यहाँ वर्क किया करते थे। उरैयार के देखो उरैयार के जो चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। देखिए क्या क्या किया था। तंजावुर शहर का निर्माण करवाया था। निशु निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराम प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। देखो क्या नाम है, राजराम। कहीं कहीं आपने राजा राम भी देखा होगा, राजा राज या राजराज, इस तरीके से आपने देखा होगा। ये चोल वंश का सबसे मजबूत शासक था। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था। राजराज के पुत्र देखो कौन थे, राजेंद्र प्रथम। राजराज के पुत्र कौन थे दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, देखो क्या क्या किया, गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। क्या बनाई थी, जल सेना, जो उस समय के सागर या नदियों को पार करके जा सके। अब देखेंगे हम लोग भव्य मंदिर। क्या देखेंगे, भव्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला दृष्टि से एक चमत्कार थे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। अब इसमें कौन कौन होता था, देखिए पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर आदि लोग इस पर काम किया करते थे। देखिए यहाँ से अंडरलाइन करते हैं और चित्र भी आपको दिखाते, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए जिस चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गंगा कोंड चोलपुरम का एक मंदिर है। ये देखिए इस तरीके से बना था। ये देखिए दोस्तों हजारों साल पुराने मंदिर है। और इसमें रहता कौन कौन था, पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहता थे, ठीक है, और संगीतकार, नर्तक इत्यादि भी हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। बिल्कुल दोस्तों आज भी ऐसे ही होता है। विशेष वर्ग के लोग ही व्यक्ति मंदिरों का फायदा उठाते हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्टता कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। अब ये भी आपको मूर्ति दिखाते हैं। ये बगल में आप देख रहे हो, ये लो देख लो, ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है। देखिए किस तरीके से बनाई गई है। देवी की हो सकती या उस समय किसी लेडी की भी हो सकती है। अब देखेंगे कृषि और सिंचाई। सिंचाई क्या पढ़ेंगे, कृषि एवं सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संपन्न हुई या संभव हुई। गौर कीजिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता वगैरह अधिक रहती थी, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में देखिए कहाँ गया दोस्तों, थोड़ा सा नीचे चला गया। तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण या बम्बा इत्यादि छोटे छोटे कैनाल इत्यादि चीजें बनाई जाती की थी,
ताकि खेती जहां तक है वहां तक पानी पहुंच सके। देखिए ये मूर्ति दिखा दी आपको, ये देखिए किस तरीके से दोस्तों है। ये एक है 9वीं शताब्दी तमिलनाडु के एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। ठीक है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से होती थी, अर्थात मानव द्वारा की जाती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां उस समय अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं भी खोदे जाते थे। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता था। आज भी दोस्तों बारिश के पानी को बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एकत्रित किया जाता था, और इस पानी को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े ये तालाब सरोवर वगैरह बनाते थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी भी दिखाई थी। अब हम लोग देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन, अर्थात उस समय का प्रशासन कैसे होता था और कैसे ये लोग काम किया करते थे। देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियां थी उस समय, उनको उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। देखो यहां समझो, जो सिंचित खेती के लिए बहुत अच्छे फेमस थे, किसानों जैसे बस्तियां बनी, उनको उर कह दिया। और जो खेती बहुत अच्छी है, बढ़िया खेती फसल हो रही, जहां पर खूब अच्छी खेती हो रही, इस तरीके के गांवों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है दोस्तों, उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद, देखो क्या था, मुवेंद वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान माना था। अरैयार, जो कि प्रधान होता था, जैसी उपाधियां दी गईं और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए दोस्तों। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझी। हम लोग देखेंगे भूमि के कुछ बहुत प्रकार समझ लेते हैं। देखिए चोल अवलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, तो गैर ब्राह्मण किसी किसान की भूमि जिसमें ब्राह्मण का कोई योगदान ना हो, उसे वेलन वगाई भूमि कहा जाता था। ब्रह्मदेव, ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। जो भूमि उस समय ब्राह्मण को दी जाती थी वह ब्रह्मदेव होती थी। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे शाला भोग कहते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखिए कोई भी देश हो, वहां पर दो तीन चीजें बहुत अच्छी चाहिए। पहली शिक्षा, दूसरा हेल्थ, तीसरा रोजगार। पहली शिक्षा, दूसरा हेल्थ, तीसरा रोजगार। अगर तीन चीजें किसी देश में है तो उस देश को दुनिया की कोई भी ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती। और जो देश आज विकासशील है या इससे भी नीचे है, तो समझ लीजिए दोस्तों ये तीन चीजें वहां पर सही नहीं है। देवदान, तिरुमटकनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पलिचंदनम, क्या बोलते थे, पलिचंदनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहते थे। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान अर्थात भूमि वगैरह दी जाती थी। यह ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। जब दोस्तों फ्री की जमीन दी जाएगी तो लोग रहना स्टार्ट कर देंगे। प्रत्येक ब्रह्म दे की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यूरोवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। जो उस समय के बेहतरीन व्यापारी होते थे उनको नगरम के नाम से भी जाना जाता था। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है, अर्थात पूरी की पूरी जानकारी है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए साथ में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे होते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को
हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो दोस्तों अब देखेंगे थोड़ा सा अभिलेख और लिखित सामग्री, ये भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और 100% आप जो भी अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे, यहां से क्वेश्चन अक्सर फंसेगा। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से ये भू राजस्व वसूला जाता था। उनके उनके पास अपना घर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद का घर होना चाहिए दोस्तों। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। एकदम बेकार रहा होगा दोस्तों। हर जगह वर्चस्व उसी का था जिसे नॉलेज हो, जिसके पास खुद का घर हो। ऐसे लोग क्या करें जो जंगलों में रहते थे या गांव के बाहर निवास करते थे, उनके लिए उस समय कुछ भी व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विराट प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, वो अपने साथ उनको नहीं रखते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लोग लगे खेतियार मजदूर थे, मजदूरी वगैरह करते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों और आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरिनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन में काम करने जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गानों की आवाज रोजाना रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। अर्थात उस समय सिर्फ ब्राह्मण का बोलबाला था, क्षत्रिय का बोलबाला था। बाकी लोगों को किसी भी तरीके से वहां वो लोग साथ में नहीं रहा करते थे। अब अन्यत्र में हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 सालों तक रहा। टाइमिंग है 7वीं सदी से 10वीं सदी तक। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक मेंटेन रही। कब तक? 1911 तक मेंटेन रही। तब तक दोस्तों यह बरकरार रही। तो इतनी चीजें आपने पढ़ी। आइए फटाफट आपको ऊपर से एक बार दिखा देते हैं आपने क्या क्या देखा। देखिए, नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। नए राजवंशों का उदय के बारे में पढ़ा आपने अच्छे से। राज्यों में प्रशासन कैसा रहा इसके बारे में भी पढ़ा। 400 कर के बारे में पढ़ा, और प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में भी पढ़ा दोस्तों। और कुछ ये देखिए तामपत्र भी प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। भूमि के साथ क्या क्या और दिया जाता था इसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की। धन के लिए युद्ध, इसके बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। कन्नौज उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष से जूझ रहा था, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दोस्तों पढ़ी। और दोस्तों चोल राज नज़दीक से एक नज़र ये भी देखा हम लोगों ने चोल राज्य के बारे में। इंडिया के मैप पे उरैयूर से तंजावुर तक के बारे में हम लोगों ने स्पेशल जानकारी प्राप्त की। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से दोस्तों पढ़ा। यह मंदिर भी दोस्तों दिखाया जो कि एक दक्षिण भारत का है। एक कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ा। यह मूर्ति भी आपने कांस्य की देखी है जो आपके समक्ष है। फिर यह हम लोगों ने पढ़ा कि जलद्वार है, कैसे उस समय कंट्रोल होता था, पानी को कंट्रोल किया जाता था। साम्राज्य के प्रशासन के बारे में भी पढ़ा। वेलाल जाति
भूमि के प्रकार के बारे में पढ़ा, किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी। अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में भी विधिवत जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों तांग वंश के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों यहां तक हम लोगों ने अच्छे से जानकारी की। उम्मीद है यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।